तो अभी मेरा MBIT कंप्लीट हुआ था। अचानक पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो हम लोग लेकर दिल्ली में एडमिट थे। और मैं देखता रहता था कि उनके चेहरे पे एक सिकन होती थी, जो दर्द और जो कठिनाइयाँ वो झेल रहे थे, उसके बाद भी एक सिकन थी। इस बात की सिकन थी कि जो जनता ने उनको वोट दिया था, कहीं ना कहीं उसके सुख और दुख में वो सम्मिलित नहीं हो पाते थे। तो बार बार जब उनका इलाज चलता था अस्पताल के बेड पे, वो कहते थे कि बताइए घोसी की जनता दुख में सुख में मैं उसको इंतज़ार कर रही होगी, मेरा रास्ता देख रही होगी और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो उनका वो दर्द समझ के फिर मैंने फैसला लिया कि नहीं, अब जो जनता का जिस उद्देश्य से उनको विधायक बनाया है, वो उनके ना रहने पे और या उनकी नाज़रीन आदाब, मैं आपकी बात से अरशद जमाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने शिक्षा भी उच्च हासिल की और जिसने राजनीति में कदम रखा तो पहला ही चुनाव निर्विरोध जीत गए। हम बात कर रहे हैं सुजीत सिंह की। सुजीत सिंह साहब, आपकी बात में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने जहमत की। तो सबसे पहले तो मैं सुजीत सिंह के बारे में बता दूं आपको कि आपका जन्म 1990 में हुआ और आपकी जो नर्सरी से 8th क्लास तक की शिक्षा थी वो घोसी के एडम पब्लिक स्कूल से हुई और 8th क्लास से 12th क्लास तक की शिक्षा जो है लिटिल फ्लावर स्कूल में हुई। इसके बाद की शिक्षा के बारे में पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि लिटिल फ्लावर से इंटरमीडिएट करने के बाद आपकी शिक्षा आगे कहाँ से शुरू हुई? देखिए, 12th लिटिल फ्लावर में फर्स्ट डिवीज़न पास होने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गया। वहाँ से मैंने BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया 3 साल का, और जो कि एबव 70% मेरे मार्क्स थे। और CCR यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड मेरा कॉलेज था और पूरे कॉलेज में सेकंड हाईएस्ट रैंक थी मेरी, बहुत बेहतर, BCA में। उसके बाद वहाँ से अच्छे नंबर से निकलने के बाद मैंने एंट्रेंस दिया भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे में पढ़ती है MBIT के लिए। और वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लगभग 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन हम लोग 60 लोग सेलेक्ट हुए और मैं वहाँ से MBIT मैंने किया। और MBIT में मैं उस पूरे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी था। तो क्या अभी आप उसके बाद भी पता चला कि आप PhD भी कर रहे हैं? जी, शुरू से एक मेरा पैशन कहिए या मेरा ड्रीम कहिए। मेरा ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं या जो मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं लोगों को दूं। तो मैंने सोच रखा था कि मैं PhD तो करूंगा। तो फिर मुझे जब मौका मिला तो मैंने एंट्रेंस क्लियर करके लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी से मैं इकोनॉमिक्स से PhD कर रहा हूं और 6 महीने के अंदर मेरी PhD भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो आप तो आपने जब होश संभाला होगा तो उस वक्त से घर में तो राजनीति देखी हो, क्योंकि आपके पिताजी 2 मरतबा विधायक रह चुके हैं जी। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया राजनीति के लिए जी। तो फिर ये शिक्षा में जाने का आपका शौक कैसे पैदा हुआ? मेरी माताजी मेरी हिंदी के लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में, और पिताजी के साथ तो बहुत कम समय मिला समय बिताने के लिए, क्योंकि वो राजनीति में हमेशा बाहर ही रहते थे। तो माताजी के साथ रहते रहते एक शिक्षा के प्रति और शिक्षक के प्रति एक आकर्षण हुआ, इस नाते फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर चुनाव में कैसे आने का मन बना? बात यह है कि उस समय पिताजी विधायक थे। 2012 में मैं पुणे में पढ़ रहा था, तो अभी मेरा MBIT कंप्लीट हुआ था। अचानक पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो हम लोग लेकर दिल्ली में एडमिट थे। और मैं देखता रहता था कि उनके चेहरे पे एक सिकन होती थी, जो दर्द और जो कठिनाइयाँ वो झेल रहे थे, उसके बाद भी एक सिकन थी। इस बात की सिकन थी कि जो जनता ने उनको वोट दिया था, कहीं ना कहीं उसके सुख और दुख में वो सम्मिलित नहीं हो पाते थे। तो बार बार जब उनका इलाज चलता था अस्पताल के बेड पे, वो कहते थे कि बताइए घोसी की जनता दुख में सुख में मैं उसको इंतज़ार कर रही होगी, मेरा रास्ता देख रही होगी और मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो उनका वो दर्द समझ के फिर मैंने फैसला लिया कि नहीं, अब जो जनता का जिस उद्देश्य से उनको विधायक बनाया है, वो उनके ना रहने पे और या उनकी बीमारी के दौरान मैं क्षेत्र में जाऊंगा और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस वक्त आपके पिताजी जेल में हैं जी, और पिताजी आपके हमेशा लड़ते रहे, जनता के हितों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी, शासन से, प्रशासन से, सरकार से, यहाँ तक कि कभी कभी ज़रूरत पड़ी है तो वो जिस दल में रहे उस दल के नेताओं से भी लड़े हैं जी। लेकिन संघर्ष पूरे जीवन में उन्होंने किया है जी। और इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने गिरफ्तारी दी और वो जेल में है। आप इसको कैसे लेंगे इस वक्त जो पिताजी आपके जेल में हैं? देखिए, आज बात हो रही है
जो किसान आंदोलन की बात हो रही है, चेयरमैन साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। इस देश की 80% आबादी कृषि पे डिपेंड है। अगर किसान जिस दिन खेत में जाना छोड़ देगा, हल चलाना छोड़ देगा, बीज डालना छोड़ देगा, उस दिन यह देश आंतरिक कलह से जुट जाएगा। लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, इस नाते लड़ना शुरू कर देंगे। जब उपज नहीं होगी, पेट नहीं भरेगा तो समझिए गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी। इसका जो भाजपा के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किसानों की जो समस्या है, इससे पूरा देश जूझ रहा है। मांग क्या है उनकी? देखिए, जो अगर कोई अनपढ़ आदमी भी रहेगा तो वो समझ जाएगा। सरकार, भाजपा की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो किसानों की जो धान की फसल है वो 18 रुपये कुछ पैसे सरकारी रेट है। तो किसान भी वही कह रहे हैं कि जो सरकारी रेट आपने तय किया है वही एक कानून बना दीजिए कि उस सरकारी रेट से नीचे अगर कोई भी प्राइवेट वेंडर या कोई भी आदमी खरीदता हुआ मिलेगा तो उसको आप जेल भेज देंगे। नहीं, मैं किसान आंदोलन पे भी आऊँगा जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि पिताजी आपके जेल में हैं और अपने उसूलों की बिना पे जेल में हैं। जैसे उनको गिरफ्तारी हुई ये आपके धारा 144 या 151 में जी, तो उस पर उन्होंने बेल कराना था या मचलका लेना था, मगर उनका ये कहना था कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ तो मैं क्यों बेल कराऊँ। और इस वजह से आज कई दिन हो गया जेल में उनको? आज हमको लग रहा 10 दिन से ऊपर हो गया। 10 दिन से ऊपर हो गया। देखिए, एक बात करें तो बहुत गर्व होता है जी कि जब समाज पे संकट आया है, मेरे पिताजी हमेशा आगे रहे हैं। चाहे वो आपातकाल का वो भयानक समय हो, जब पूरे देश पे इमरजेंसी थोप दी गई थी, उस कम उम्र में भी मेरे पिताजी 19 महीने जेल में थे और तभी जेल से बाहर आए जब देश से आपातकाल हट चुका था। सरकारें उन लोग के आगे झुक गई, एक तरह से आप कहिए, और इस बार भी वो जेल गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये भाजपा के लोग मजबूरी में उनको छोड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे जनपद में बढ़ रहा है, जन समर्थन बढ़ रहा है, हो चुका है। लोग कह रहे हैं, चट्टी चौराहे पे कह रहे हैं, पेपर में लोग कह रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी। गलती इतनी थी कि देश के किसानों के साथ वो खड़े थे, किसानों के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के साथ वो खड़े थे। कितने भी जेल भेज दीजिए। किसान आंदोलन की बात कर रहे थे आप, बीच में बात कट गई थी जी, तो आप उसको बताएं कि जो किसानों का जो आंदोलन है, आपने ये बताया कि आने वाले दिनों में किसानों का कारपोरेट घरानों के द्वारा बहुत उत्पीड़न किया जाएगा जी। तो अभी इन परिस्थितियों को जनता को आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि उस आंदोलन का असर कम है जी। तो आप अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की या पूर्वांचल की, आप जनता को किसानों के बारे में जो सरकार की नीतियां वो कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, किसान भी जान रहे हैं चेयरमैन साहब, हम लोग बहुत किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग के भी घर में धान गेहूं की फसल बो के ही परिवार का लालन पोषण होता रहता है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे धान की अभी उपज हुई है, धान की उपज जो कि खेत में धान पड़े हुए हैं, सरकार खरीदने को तैयार नहीं है, उचित मूल्य देने को तैयार नहीं है। अगर उचित मूल्य मिलेगा नहीं, उसको हम लोग बेचेंगे नहीं तो वो पैसे आएंगे नहीं, तो आगे जो गेहूं की खेती है हम लोग कैसे करेंगे? तो इस मार्फत किसान रोड घूम रहे हैं कि कोई हमारा अनाज खरीद ले, कोई हमारा जो है धान का फसल खरीद ले। चिंता की रेखाएं किसानों के चेहरे पे आपको एकदम साफ साफ दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार, निकम्मी सरकार, उनकी इस चिंता को मिटाने में नाकाम हो रही है। और बहुत ही सिंपल सा किसानों ने कहा है कि जो समर्थन मूल्य है उस पर कानून बना दीजिए कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा। इसमें जो ये विधेयक है मेरे पास, ये मैं विधेयक लेके बैठा हूँ, ये विधेयक है मेरे पास। तो इस विधेयक में 3 कानून पे आपत्ति है। इसमें खास बात ये कि एक जगह उन्होंने ये किया कि जैसे कालाबाजारी पर रोक लगी थी और एक लिमिटेड मात्रा में ही किसी भी प्रकार का अनाज, जो आवश्यक अनाज है, उसे स्टॉक करने की अनुमति थी। मगर नए अधिनियम में इन्होंने स्टॉकिस्ट को पूरी आज़ादी दे दी है कि आप जितना चाहें स्टॉक कर सकते हैं जी। मैं इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। बात पिछले साल की है। पश्चिम में आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आलू की फसल में क्या हुआ कि वहाँ एक कोल्ड स्टोरेज था। जब किसान आलू की फसल लेके कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिए गए तो उसमें बोर्ड लगा हुआ था कि कोल्ड स्टोरेज इज फुल। किसानों ने चक्का जाम किया। डीएम आए मौके पे, डीएम ने कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया। एक बोरी भी आलू उस पूरे कोल्ड स्टोरेज में नहीं थी। जब कोल्ड स्टोरेज के मालिक को बुला के पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहा कि अगर मैं 2 दिन इनका और आलू नहीं खरीदता तो जो आलू आज 10 रुपये बेच रहे हैं वो मुझको 1 रुपये में बेच के चले जाते हैं और मैं 9 रुपये का पर किलो मुनाफा कमा लेता। तो देखिए, ये जो स्टॉकर होते हैं, यही खेल आगे भी होने वाला है। ये सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। एक छोटे से स्टॉकर ने 10 रुपए का आलू 1 महीने अगर होल्ड कर दिया तो 1 रुपये में मिल गया। इस तरह पूरे हिंदुस्तान के किसानों के पेट पे कितनी बड़ी लात पड़ेगी, ये आप समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं भी आपको बता दूं कि 2016 में ही फूड कॉरपोरेशन और अडानी की कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जी। तो उस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे गोडाउन देश में पहले ही से बनने शुरू होंगे और बिल अब ले आया जा रहा है जी।
तो ये बात आप क्या जनता के बीच में, जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे उनके बीच में भी जाएंगे? आखिर किसान यहाँ का सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? किसान आ रहा है, किसान आ रहा है, ये मीडिया के लोग उसको कवर नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए छोटे छोटे, आप अभी मैं एक गांव से आ रहा था, वहाँ जो लोग खेती करते हैं सारे लोग, मैं गांव में बस खड़ा हुआ बताने के लिए, लोग खुद ही आ गए और अपने दुख बताने लगे कि हमारे परचेज नहीं हो रहा है, अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, हम लोग क्या किया जाए, बोलिए चक्का जाम किया जाए, बोलिए कलेक्ट्रेट पे धरना दिया जाए। लेकिन ये गूंगी भरी सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं अपने यंत्र, जो कारपोरेट घराने के जो यंत्र हैं, पैसे रुपए से जो सारी जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल हैं, कहीं किसानों के पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस तरह का मुंह दबा दिया गया है, क्योंकि इस ये आपका इशारा ये है कि जो वर्तमान सरकार है जी, ये कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, न कि जनता को। एकदम। ये बताइए कि पूरे लॉकडाउन में सबके पॉकेट से पैसे कम हुए हैं, बैंकों से पैसे कम हुए हैं, और अडानी और अंबानी की संपत्तियों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश का जो खजाना है वो आम जनता के पॉकेट में जाने के बजाय इन उद्योगपतियों के पॉकेट में चला गया। अच्छा प्रमुख जी, ये बताइए कि आपके पिताजी अभी जल्दी ही चुनाव, ज़िमनी चुनाव जो हुआ था, जिसमें आपके वहाँ के घोसी के जो विधायक हैं, वहाँ माननीय राज्यपाल हो गए बिहार के जी, तो वो सीट खाली हुई, वहाँ चुनाव हुआ जी, तो पिताजी आपके थोड़े वोटों से चुनाव हारे। जी। तो उस हार के कारणों पे थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या कारण आप समझते हैं? उपचुनाव ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया था। कितने प्रपंच करेंगे आप? अखिलेश यादव जी ने 7 जगह उस फॉर्म पे दस्तखत किया था। फोन से उन्होंने मऊ के डीएम को कहा कि वो दस्तखत मेरी है, लेकिन मऊ का डीएम मुख्यमंत्री जी के कहने पे समाजवादी पार्टी का सिंबल निरस्त कर दिया। ये सोचिए कि 10 दिनों के अंदर पूरी समाजवादी पलटन घूम घूम के पूरे विधानसभा में बताने का काम किया कि साइकिल की जगह हम चाबी पे लड़ रहे हैं। गिनती जब शुरू हुई, गिनती में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 4 बजे तक आगे चल रहा था, 4000 वोटों से 5000 वोटों से आगे चल रहा था। अचानक लखनऊ से फ़ोन आता है, डीएम उठ के किनारे जाता है और आकर कहता है कि विधायक जी आप चले जाइए, हमको लाठीचार्ज भी कराना पड़ेगा, हम करेंगे, हमको यहाँ आपके लोगों को मरवाना भी पड़ेगा, हम करेंगे, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि घोषणा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति करनी है और सपाइयों को हटा के लाठीचार्ज करा के। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम सही आरोप लगा रहे हैं। आज अगर रिकाउंटिंग कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जो घूम रहे हैं वो विधायक ही ना रहेंगे। नहीं तो उसमें जैसे सर निर्वाचन आयोग का एक नियम है कि किसी भी आप 5 बूथ की गिनती करा सकते हैं, पर्ची वाली गिनती किस बात कराई थी आपने? जब जिले का जो मुख्य अधिकारी है वो भाजपा का एजेंट बना बैठा है, वो कह रहे थे, वो तो खुलेआम कह रहे थे कि फरवरी में हमको रिटायर होना है। जो उस समय के जिलाधिकारी थे उनका यही बयान था कि फरवरी में हमको रिटायर होना है, हमको दूसरी सरकार देखना नहीं है, दूसरा साल नहीं देखना है, हम जो रहेंगे हम भाजपा। जीत का ओवर कॉन्फिडेंस भी तो कहीं घातक नहीं हुआ? जीत का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, क्योंकि देखिए जनता ने तो वोट दिया। आप मान एक निर्दल उम्मीदवार को 67,000 वोट मिल रहा है और उनके नीचे जो डमी प्रत्याशी थे वो केवल गलती में 3-3 हजार वोट पा गए। जो डमी प्रत्याशी थे वो 3-3 हजार वोट केवल इस नाते पा गए कि सुधाकर सिंह के नीचे उनके बटन थी। जिन्होंने अपना प्रचार भी नहीं किया वो 3-3 हजार वोट पा गए केवल उस चाबी निशान के नीचे बटन होने के कारण। तो ये सब तो लड़ाई है, सरकार इनके हराने से हम लोग हारे नहीं हैं। हमारा मनोबल आज भी ऊंचा है, हम आज भी पूरी समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ घोसी की जनता के सुख और दुख में सम्मिलित होते हैं। 2022 का फिर चुनाव शुरू आ रहा है जी, तो 2022 में कौन चेहरा होगा? पिताजी होंगे या आप होंगे? चेहरा तो अखिलेश यादव जी होंगे। हम लोग उनके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारे नेता से अच्छा पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। बेशक अखिलेश यादव जी के जो विचार हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके पीछे हम लोग चलने का काम करेंगे। ये पार्टी के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है कि वो किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। घोसी में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहता है कि यादवों की खास पार्टी है। आप तो यादव नहीं हैं जी, फिर भी चुनाव 2 बार आप विधायक हुए। मैं तो ये कहता हूँ समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे पिताजी हों, उतना सम्मान हमने जीवन में तो कहीं नहीं देखा, किसी पार्टी में नहीं देखा। अन्य दल के लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने तो इतिहास बना दिया मऊ जनपद में कि आप एक दल, एक झंडा, एक नेता के पीछे आपने इतने वर्षों तक चले। हम लोग इसी नाते समाजवादी पार्टी, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, निस्वार्थ भाव से हम लोग इस नाते चलने का काम करते हैं, क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान, हजारों की भीड़ में हमारा नेता हमें पहचानता है। इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। आप नाराज भी हो तो पार्टी नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ेंगे, हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम भी आपने पहला चुनाव कब लड़ा? मैं 2015 में।
बीडीसी का? जी, बीडीसी का क्षेत्र पंचायत सदस्य में हमारे गांव के बगल की ग्राम सभा नदवल में मैं गया और उस गांव के लोगों ने हाथों हाथ मुझे लिया और मैंने पर्चा भरा। तो पूरे गांव में 1800 लोगों में कोई पर्चा भरने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को इस गांव से बीडीसी का चुनाव निर्विरोध जीते आप? निर्विरोध मुझे। फिर उसके 1 महीने बाद ब्लॉक प्रमुखी का हुआ होगा, वो चुनाव हुआ? जी, ब्लॉक प्रमुखी में मेरे। आगे क्या योजना है, चुनाव की क्या योजना है आपकी? हम लोग विधानसभा के लिए 2022 के लिए मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप लड़ेंगे कि पिताजी लड़ेंगे। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। नहीं तो आपको तय करना है। हम लोग बस साइकिल के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, जिसके पास साइकिल रहेगी। मतलब और कोई दूसरी विधानसभा आपकी टारगेट नहीं है? अभी आप प्रमुख हैं जी, तो अभी कोई दूसरी विधानसभा पे आपकी टारगेट नहीं है? नहीं, हम लोग जैसा नेताजी का आदेश होगा कि बेटा लड़े चाहे बाप लड़े, जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जैसा उनका आदेश होगा उस आदेश के साथ हम लोग पालन करने का काम करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में जो बुजुर्ग नेता हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है जी, तो उनको अवसर देना चाहिए नए लोगों को? गाइडेंस तो हमेशा, जैसे गाइडेंस हमेशा बड़ों से लेनी चाहिए और एक सामंजस्य बैठा के। जरूरी नहीं है कि हर जगह नौजवान बहुत अच्छा ही करें, एक सामंजस्य बैठा के दोनों को साथ लेके चलने का काम करना चाहिए। जहाँ बुजुर्गों का ज़रूरत है वहाँ बुजुर्गों को लाना चाहिए, जहाँ नौजवानों की ज़रूरत है, अगर धरना के लिए चाहिए, अगर लड़ने के लिए चाहिए तो वहाँ नौजवान ज़्यादा हैं। जहाँ थिंक टैंक की बात आएगी, जहाँ विचारों की बात आएगी, वहाँ बुजुर्गों को भी सम्मान देना चाहिए और दोनों को एक धागे में पिरो के हमें लेके चलना है। नहीं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात हो या किसी पद पे जाने की बात हो जी, तो क्या उसमें नए लोगों को आगे आना चाहिए और पुराने लोगों को दोनों लोगों को सम्मिलित करके ले चलना चाहिए? मेरा तो ये मानना है। जरूरी नहीं है कि आप सारे विधानसभा सीटों पे नौजवानों को ही टिकट दे देंगे। बुजुर्गों का भी आपको सम्मान करना चाहिए, उनके अनुभव का भी आपको सम्मान करना चाहिए। जो आप जैसे एक राजनेता 60 साल किसी क्षेत्र में घूमा है, रहा है, तो उसके उस अनुभव को भी आपको समाहित करना पड़ेगा, उनसे राय लेनी चाहिए मान लीजिए, और उनके आदेशानुसार काम भी करना चाहिए। ये नहीं प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों की जो नीतियां हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा जो केंद्र वाली है ये भाजपा नहीं है। भाजपा तो आडवाणी जी की थी, अटल जी की थी, ये तो मोदी हैं। ये मोदी हैं तो भाजपा है, भाजपा है तो मोदी नहीं। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब भाजपा का हवा हो गया? ये वन मैन शो है, ये जो चल रहा है ये वन मैन शो है। मोदी के पीछे सब लोग चलते जा रहे हैं, मजबूरी में भी चलते जा रहे हैं। भाई कोई ऑप्शन नहीं, इसके पीछे रहो ना तो किस दिन लात मार के भगा देगा, कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो आखिर इतना पावर कहाँ से आ गया? देखिए, इसके पीछे की तो लॉजिक समझनी पड़ेगी। जो मोदी जी 3 साल गुजरात थे, गुजरात में उन्होंने क्या किया? हाईलाइट मोदी जी क्यों हुए? गोधरा से हुए पूरे। नहीं, वहाँ 3 बार प्रथम मुख्यमंत्री रहे वो, ऐसा जो हाईलाइट हुए गोधरा में हुए। जो इनकी नीति है मोदी जी की, डाइवर्सिफिकेशन की, कि जहां वोट नहीं बन रहा तुरंत हिंदू मुस्लिम में बांट दो, जहां वोट नहीं बन रहा तुरंत 2 जातियों में बांट दो। ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था, डिवाइड एंड रूल, उसकी पॉलिसी ये फॉलो करते आ रहे हैं कि पहले विभाजन करो और जहां जो देखो कि विभाजन में हमको फायदा हो रहा है वहां कूद जाओ। तो गुजरात में इन्होंने यही किया, विभाजन किया, डिवाइड एंड रूल, आपसी द्वेष फैलाया लोगों में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाया, जातियों के नाम पे नफरत फैलाया और उस नफरत की आग में अपनी राजनीति की गोटी सेकने में कामयाब हो गए। वही हाल जब से भाजपा आई है अब देश में देख रहे हैं। पहले हम ही लोग बच्चे हैं, हमने कभी अंतर नहीं समझा चेयरमैन साहब। आज मेरे जितने अच्छे दोस्त हर कास्ट, हर जाति, हर धर्म के हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में जब से ये भाजपा वाले आए हैं, गांवों में द्वेष घोलने का काम, जातियों में द्वेष घोलने का काम, मजहबों में द्वेष घोलने का काम, केवल अपनी रोटी सेकने के चक्कर में। और इनको ये नहीं, देश से मतलब नहीं है, इनको देश के विकास से मतलब नहीं है, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि सत्ता इनको प्यारी है, जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता को भ्रम में डालने के लिए, वर्गलाने के लिए इनके पास जो हथकंडे, उन हथकंडों का प्रयोग करते हैं। नोटबंदी इन्होंने की थी जी, तो नोटबंदी में भी बांट रखा गया था जी, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं या क्या समझते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो नोटबंदी इन्होंने की, या आर्थिक, आपने तो MBA किया है, आपका विषय भले ही वो अलग रहा है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था का जो नियम है उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे GDP बहुत नीचे जा रही है जी, लगातार सारे जितने भी कारोबार हैं वो घाटे में जा रहे हैं जी, चाहे वो प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, लेकिन सारे वो उद्योग जो हैं
वो नुकसान में जा रहे हैं। जी। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब नोटबंदी इस देश में हुई, देश के जितने भी बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम पूरे विश्व में मशहूर है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बहुत गलत फैसला था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, अर्थशास्त्र में जिनको पूरा विश्व लोहा मानता है, उन्होंने एक छोटा सा बयान एक पेपर के कोने में छपा कि नोटबंदी से इस देश को बहुत घाटे होने वाले हैं और इसका असर 5 साल से 6 साल बाद दिखेगा, देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। तो भाजपा के लोगों ने कहा कि ये पहली बार मुंह खोलते हैं, ये कहाँ बोलते हैं, यही कहा। लेकिन उनकी बात, रघुराम राजन उस समय गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नोटबंदी के खिलाफ। उनकी भी बात किसी ने नहीं सुनी। उनको जब हिंदुस्तान में इस्तीफा दे दिया तो वर्ल्ड बैंक ने, इतने अच्छे आदमी थे कि वर्ल्ड बैंक ने उनको बुला लिया कि आप इतने टैलेंटेड है, छोड़िए, देश को कदर नहीं आ पाई हमारे पास। उन्होंने भी सेम बात की। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार को इससे मतलब नहीं कि किस व्यक्ति या किस अधिकारी में कितना गुण है जी, उनको यस मैन होना चाहिए और उनकी नीतियों पर अमल करना चाहिए। यस मैन होना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ होना चाहिए, बढ़ते देश का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन वो अधिकारी, और जो अधिकारी देश हित में सोचेगा वो बाहर जाएगा। हाँ, एकदम बाहर जाएगा। आप देखिए, आपके पास लाइव एग्जाम्पल है। आप प्रमुख रहे लगभग कै साल हो गया? 4 साल? 4.5 साल। 4.5 साल हो गया। तो कोई खास काम इस 4.5 सालों में जो पहले ना हुआ हो? जी, मैं बताता हूँ आपको। जब मैं प्रमुख बना जी, जब भी मैं सोच रहा था चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं जिस गांव में जाता था लोग यही कहते थे कि प्रमुख का मतलब ये होता है कि वोट लेने आता है, उसके बाद तो दिखाई देता नहीं है। जी। हमने 10-12 प्रमुख बनाए, जैसे आम जनता की यह धारणा थी। तो मैंने एक बात कहा, मैं कहा देखिए, आपका लड़का हूँ, आपके घर का हूँ, आप हमको प्रमुख बनाइए। 5 साल बाद जब मैं आऊँगा ना, तो मैं ये बताने आऊँगा कि मैंने क्या किया है, इस नाम पे हमको वोट दीजिए। मेरे ब्लॉक में 72 ग्राम सभाएं हैं और चेयरमैन साहब, आप किसी भी गांव में आंख बंद करके चले जाइए, आप वहाँ 4 से 5 बोर्ड, उस पर लिखा हुआ कि इस रोड का उद्घाटन, इस नाली का उद्घाटन, इस रास्ते का उद्घाटन माननीय ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह जी और पूर्व विधायक सुधाकर सिंह जी की मौजूदगी में हुआ है। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, मैं दावे के साथ। अभी भाजपा के लोगों ने जब से सरकार आई, एक बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े, जाँच लखनऊ से जाँचें कराई, जिले से जाँच हुई। मैं आपको एक बताता हूँ, जिले से एक जांच कमेटी गई मेरी कुछ वर्क की जांच करने। तो वर्क था 120 मीटर सरकारी कागज में, और जब मौके पे जांच किया गया तो वो 150 मीटर मिला। तो जो अधिकारी जांच करने गए थे, कहें प्रमुख जी आपने तो अपना नुकसान कराया, 120 मीटर का सरकारी धन लिया और बनवाया 150 मीटर। मैं कहा कि मैं नुकसान फायदे के लिए पद पे नहीं था, 120 मीटर में पास कराया था, लेकिन जब उसके आगे वाली जिनकी मकान छूट रही थी वो मेरे पास आए, कहे कि बेटा मेरे घर तक रास्ता नहीं जाएगा, तो मैं अपना पैसा लगा के उनके रास्ते तक बनवा दिया, घर तक। तो नुकसान फायदे के लिए राजनीति में हम लोग नहीं आए हैं। मेरे पिताजी पहले दिन जब मैं राजनीति में आया था तो उन्होंने कहा था, चेयरमैन साहब एक बात, कि पद MP MLA तो सब हो सकता है, नेता वही होता है जो जनता से जुड़ा होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं जनता से जुड़ा रहूं, लोगों के बीच में रहूं, लोगों के सुख दुख में रहूं। पद तो आते जाते रहते हैं। आप जब चुनाव लड़े, पहला चुनाव आपका था, आप जब चुनाव लड़े तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब आप प्रमुख हुए तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। तो इन दोनों सरकारों में क्या अंतर महसूस हुआ आपको? जैसे आप चूंकि पद पे रहते हुए, निकाय में आप हैं चूंकि, हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैंने कुछ गांव में मनरेगा का काम चल रहा था, वैभव श्रीवास्तव जी DM थे, मैं गया, मैं कहा कि ये काम हमको स्वीकृत, वो कहे एक पेज पे लिख दीजिए। मैंने एक पेज पे लिखा, उस पेज पे ही उन्होंने मेरे को 10 करोड़ की स्वीकृति उस पेज पे ही दे दी। और DM को अधिकार है मनरेगा में क्षेत्र पंचायतों को पैसा देने का, सीधा जी सीधा। तो वो हमारे DM के पास भी कोई फंड होता है क्या उसका? वो मनरेगा का जो मेन अधिकारी क्षेत्र पंचायत का होता है वो जिला शासन से होता है ना, शासन से होता है, लेकिन मनरेगा में जो मेन अधिकारी ब्लॉकों का होता है वो जिलाधिकारी होते हैं, उनके ही दस्तखत से हमारे पास आता है फंड। उन्होंने दे दिया। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, मैंने 10 बार प्रस्ताव भेजे हुए हैं, आज भी मेरे प्रस्ताव जाके देखिए CDO ऑफिस में पड़े हुए हैं। ग्राम विकास मंत्री जी मेरे सामने 3 बार फोन मऊ के जिलाधिकारी को किए, लेकिन मंत्री की बात भी DM और CDO सुनने को तैयार नहीं। राज्य वित्त आयोग का पैसा, राज्य वित्त आयोग में देखिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। पहले हमारे क्षेत्र पंचायतों में 15वें वित्त के लिए पैसा नहीं आता था। हम लोग के प्रमुख संगठन में हम लोग 5 लोग पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी देखते हैं। हम लोग की 5 लोग की कमेटी जब 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था तो हम लोग जाके उनके यहाँ मांग रखे थे, वो मांग पूरी हो गई है, वो पैसा आने वाला है हम लोग के पास, अभी आया नहीं है। हमारा तो कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, लेकिन आने वाले जो प्रमुख होंगे लोग उनके लिए अच्छा है कि अब काफ़ी मात्रा में पैसे आएंगे और क्षेत्र का विकास वो लोग कर सकते हैं। वो लड़ाई 15वें वित्त का जो पैसा है जो भारत सरकार से सीधा आता है, जी वो लड़ाई अभी को हमने जीती है। वो तो निकायों के खाते में आता है सीधा।
पहले जैसे हमारे कार्यकाल से पहले 15वां वित्त आता था। हाँ ठीक है। हम लोग जब प्रमुख बने तो वो हट गया था, वो 14 कमीशन था। 14 कमीशन ने रिपोर्ट दे दी कि वो पैसा क्षेत्र पंचायतों को ना देके सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। फिर हमने लड़ाई लड़ी 15 कमीशन में, फिर अलॉटमेंट हुआ हम लोगों का, वो पैसा हम लोग के पास अब आने वाला है सीधा। अच्छा अभी आया नहीं, कितने सालों से? लगभग 4 साल हो गए। तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो डायरेक्ट प्रधान जी लोग, क्योंकि वो तो निर्धारित अमाउंट होता है कई सालों का। जी जी, वो निर्धारित अमाउंट लेकिन होता है। वो जो कमीशन एस्टेब्लिश होता है उसकी सिफारिशों पे आता है कि किस कमेटी को कितना देना चाहिए। लेकिन वो कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो आने वाले 10 सालों के लिए होती हैं। हाँ। और पहले ही पता होता है कि आने वाले कई सालों में कितना अमाउंट मिलेगा हमको। जी जी। और ये ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि निकायों को पता हो कि हमें इस साल इतना मिला है, अगले साल में इतना मिलना है, उसके अगले साल इतना मिलना है, और उसी हिसाब से योजनाएं बना सके। जी। अब जो है, अब जो पैसा आने वाला है वो काफी अच्छा मात्रा में, हमने बहुत लड़ाई लड़ी। जैसे आप देखते हैं, तो क्या जितना 4 सालों का जो नहीं आया पूरा देंगे या सिर्फ नहीं? अब 2020 से किसका नए सिरे से शुरू किया जाएगा। नए सिरे से हमने ये मांग रखी थी कि जैसे मान लीजिए टाउन एरिया है, ठीक है, टाउन एरिया एक मान लीजिए घोसी टाउन एरिया है, 20,000 आबादी होगी, लेकिन उसमें जो पैसे आते हैं और हमारी जो मान लीजिए ब्लॉक है, हमारे अंडर में 72 गाँव है, मान लीजिए लगभग 1 लाख से ऊपर ही होगी, 1.5 लाख के आसपास होगी आबादी। 1.5 लाख की 1.5 लाख की कंपेरिजन में हम लोग को साल में केवल 40 लाख रुपए आते थे राजवित्त में। अब 40 लाख रुपए में चेयरमैन साहब हम 1 किलोमीटर आरसीसी भी नहीं बनवा पाते थे। सही बात है। तो बहुत मजबूरी में हमने वो काम किया, लेकिन उसका एक ऑप्शन हमने ये ढूंढ निकाला था कि मनरेगा में हमने अच्छा काम कर लिया। इस नाते हम कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गए। नहीं तो राजवित्त का पैसा जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आता था, तो वही पैसा इसमें भी आ रहा है या इसमें कुछ बढ़ाया इन्होंने बजट? नहीं, इन्होंने तो घटाया है। बढ़ाया नहीं पैसा? तो घटाया है। किस नाम पे? जैसे भाजपा की ही सरकार जब आई तो ये पॉलिसी बनी कि जो क्षेत्र पंचायतों को खत्म करके पैसा डायरेक्ट ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए। हाँ, ठीक बात है। तो हमारा तो इन्होंने पूरा काट लिया, जबकि ग्राम पंचायतें विथिन ग्राम पंचायत काम करने के लिए हैं। गांव के अंदर आप काम करिए तो ग्राम पंचायत कर सकती है, लेकिन जहां तो जीएसटी आने के बाद तो सरकार की आय में वृद्धि हुई जी, और निकायों को या जो भी संस्थाएं होती है जिनको भी सरकार का बजट अलॉट होता है जी, तो वो जो उनकी सरकार की जो सकल आय है उसी से निर्धारित अमाउंट दिया जाता है जी। तो जब जीएसटी आने के बाद सरकार की आय बढ़ी तो इन्होंने निकायों को पैसा कम किया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जीएसटी आने के बाद तो पेपर में हमने पढ़ा, टीवी पे मैंने देखा कि जो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन था वो दुगुना हो गया। हाँ। मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी जमीन पे नहीं देखा। जो रोडें खराब थी वो बद से बदतर हो गई, लेकिन वहाँ पिच नहीं हो पाए। जिस गांव में जहाँ विकास था वहीं का वहीं रह गया, लेकिन सरकार फंड एलोकेट नहीं कर पाई। तो हम कैसे मान लें कि वो पैसा सरकार अपने खजाने में रख के गांव के विकास के लिए दे रही है? रोडें बनी नहीं, चक्रोट बना नहीं, नई बिल्डिंगें बनी नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ नहीं, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? तो ये सवाल तो यहाँ भी आगे खड़ा होता है कि गोरखपुर और बनारस जो NH-29 है जी, वो बन रहा है कितने सालों से? जी, क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण? आपका क्षेत्र वो काफी बड़ा पड़ता है, कितने सालों से और बनेगा कितने सालों तक, इसका भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी आपने पढ़ा होगा 10 दिन पहले मैं लाखीपुर गांव में चक्का जाम किया था। नेशनल हाईवे किसानों की जमीन जबरदस्ती SDM और CO जाके कब्जा करा लेते हैं और नेशनल हाईवे की रोडें बनना शुरू हो जाती हैं बिना मुआवजा दिए किसानों के। सोचिए, जिनकी मकानें थी, जो 2 कमरे का मकान बना के रहते थे, उनके पूरे मकानों पे बुलडोजर चल गया और उनको मिला कुछ नहीं। पार्लियामेंट का नव निर्माण हो रहा है जी, क्या लगता है आपको कि आवश्यकता थी 1000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए जाएंगे? पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आज लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, एक अजीब तरह की भुखमरी आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। बरसात के दिनों में गांव में जब बारिश की बूंदें इंसान के सर पे गिर रही हैं, आप उनके लिए पक्के मकान बनवानी चाहिए, तो वो सब छोड़ के आप पार्लियामेंट बनवाने चले हैं। क्या आप दिखाना चाहते हैं? राजनीति में रहते हुए भी आपने अच्छी शिक्षा हासिल की जी। राजनीतिक परिवार में रह के आम तरीके से लोग कम शिक्षा करते हैं, ले पाते हैं, और उसका रीज़न ये देखता हूँ कि चूँकि पब्लिक से जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतनी शिक्षा ली। आप लोग 2 भाई हैं, एक भाई आपके दिल्ली में बिजनेस करते हैं या लखनऊ में बिजनेस करते हैं जी। तो आप अब पद पे हैं, तो अपने क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र है जहाँ से आप प्रमुख हैं जी, तो वहाँ शिक्षा के लिए आपने क्या किया या आगे क्या योजना है, या सरकार थे आप किस तरह की मांग करना चाहेंगे? मेरी ये मानना है चरण साहब कि शिक्षा का इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप देख रहे हैं 90% जो पत्राचार होते हैं
इंग्लिश में होते हैं। आधे लोग जो इलिटरेट लोग पदों पे बैठ गए हैं, मैं कहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 8 पास है कि नहीं है, अगर इंग्लिश की पत्राचार हो जाए तो मतलब समझाने के लिए 3 ट्रांसलेटर लगेंगे, और वो ट्रांसलेटर आईएएस होते हैं। आईएएस हमेशा अपने मतलब का बात समझाता है, दूसरे का मतलब, लेकिन जब आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे तो आप क्या अंतर समझेंगे कि वो जो समझा रहा है वही आपको मानना है कि ये बात सही है, तो कहीं ना कहीं आप मजबूर हो जाएंगे उनकी बातों को मानने के लिए। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि नहीं, प्रदेश तो बात को आप ले गए दूसरी तरफ कि आपने ये कहने का प्रयास किया कि यानी मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं तो समझ नहीं पा रहे, जो अधिकारी समझा रहे वही कर रहे हैं। वही करना है, इसीलिए तो आपको। लेकिन मेरा प्रश्न आपके वहाँ के लिए कि आपका अगला योजना क्या है, कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र पंचायत है? घोसी में जैसे हमारी सरकार थी तो घोसी विधानसभा में आप प्यूमा ताल पड़ता है, वहाँ पॉलिटेक्निक नया कॉलेज अभी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। भाजपा की सरकार जब से आई है उस पर ईंटें नहीं रखे जा रहे हैं। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हमने घोसी लाए। तड़ियाओं में आप देख रहे होंगे पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल 100 बेड का घोसी ब्लॉक के तड़ियाओं गांव में खुल रहा है। बिल्डिंग बन गई है। अब भाजपा के लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो सारी मशीनरी आएगी। आप देखिएगा कि गाजीपुर, बलिया, देवरिया के लोग इलाज कराने के लिए अगर कहीं आएंगे तो आपके घोसी ब्लॉक के तड़ियाओं गाँव में आएंगे। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने अपनी जनता के लिए ऐसा अब तो चुनाव होने वाला है जल्द ही जी, तो चुनाव के बाद के लिए जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके क्षेत्र की जनता है? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो आपके बीच हो, जो आपके लिए समर्पित हो, चाहे वो, मैं ये नहीं कहता किस पार्टी का, लेकिन जो आपके लिए समर्पित हो, जो आपके लिए सुबह शाम चलता हो, जिस आपकी नज़र में जो आपका बेटा हो, सेवक हो। जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जनता के नौकर होते हैं। तो जनता को जो ये लगे कि जो उनके लिए सही है, जो उनको सुख दुख में उनके बीच मिलता है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, ऐसे लोगों का चयन करें, ना कि नॉन पॉलिटिकल लोगों का जो आते हैं। तो इस क्वालिफिकेशन में आप क्या खुद को फिट पाते हैं? हाँ, एकदम फिट पाते हैं। आप मऊ जिले की राजनीति देख लीजिए, लोग आते हैं यहाँ से जीतते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दिक्कत ये होती है चेयरमैन साहब की, मान लीजिए घर के बेटे को छोड़ के अगर बाहरी पे विश्वास करेंगे, वो परिवार कब तक आगे बढ़ेगा? वो परिवार नहीं आगे बढ़ सकता है जो अपने खुद के बेटे पे विश्वास ना करे। होते हैं लोग जीतते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। केवल यही कारण है कि कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद मऊ का विकास कहीं ना कहीं बहुत धीमा पड़ गया है। यहाँ के लोगों को इस बात के लिए अब सचेत होना पड़ेगा कि वोट किसी को देंगे, उसी को देंगे जो उनके बीच का होगा, उनका बेटा होगा, उनके सुख दुख में होगा। तो विश्वास रखिए, तभी मऊ का विकास आप देख पाएंगे। ये आप देख रहे थे कि सुजीत जी बहुत बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दे रहे थे, और सुजीत की आयु बहुत हालांकि कम है, लेकिन मैच्योरिटी में देखता हूँ कि आयु के एतबार से ज़्यादा है। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि बचपन से जब से होश संभाला है तब से ही ये राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं और राजनीति को देखते आए हैं, राजनीति को खेलते आए हैं, और यही उम्र में है, और यही कारण हो सकता है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में बड़े पद पे रहते हुए ये जिम्मेदारी की बात की है। होनहार बीरवा के चिकने चिकने पात। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।